हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का पूजा डागर जी के क्लास में। जुड़ जाइए, 8 बज गए हैं। हम कर रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास का आज हमारा पार्ट नंबर रहेगा 8 पार्ट रहेगा। इससे पहले हमारे 7 पार्ट हो चुके हैं फ्रेंड्स, आप देख लीजिएगा। अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है प्राचीन भारत के इतिहास की, वहाँ पर आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में प्राचीन भारत का इतिहास, आधुनिक कालीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। लगभग पूरी हिस्ट्री कवर हो जाती है तीनों चीज़ों में। तो ये आप देख लीजिएगा, प्लीज़ जल्दी से जुड़ जाइए। 8 बज गए हैं, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। 8th पार्ट करेंगे आज हम। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। प्लीज़ आप अंत तक जुड़े रहें वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1, मूलतः चचनामा किस भाषा में लिखा गया है? तो जो चचनामा है वह किस भाषा में लिखा गया है? चचनामा, मूलतः चचनामा किस भाषा में लिखा गया था? तो तुर्की भाषा में, प्राकृत भाषा में, अरबी भाषा में या फारसी भाषा में? तो क्या इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स? तो चचनामा है वो किस भाषा में लिखा गया था? तुर्की भाषा में, प्राकृत भाषा में, अरबी भाषा में या फारसी भाषा में? तो इसका आंसर रहेगा अरबी भाषा में। चचनामा है अरबी भाषा में लिखा गया था। मूलतः चचनामा अरबी भाषा में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है? इनमें से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है? वे महाराष्ट्र में स्थित हैं, बिल्कुल सही बात है, वे महाराष्ट्र में स्थित है। वे बौद्ध कला से सज्जित हैं, बिल्कुल वे बौद्ध कला से सुसज्जित हैं। आगे चलते हैं। सी, वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकियों को दर्शाती हैं। नहीं, प्राचीन भारत में कोई तकनीकियाँ यूज़ नहीं होती थी, तो वो तकनीकों को जो है नहीं दर्शाती हैं। उनमें फूल पत्तियों के चित्र नहीं हैं, उनमें फूल पत्तियों के चित्र हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है आंसर रहेगा सी, ये इससे सम्मिलित नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, उनमें फूल पत्तियों के चित्र नहीं है, ये बिल्कुल सही है। उनमें फूल पत्तियों के चित्र नहीं है, वे बौद्ध कला से सुसज्जित हैं, ये बिल्कुल सही है। वे महाराष्ट्र में स्थित है, वे बिल्कुल सही है। कौन? अजंता गुफाएं। और वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकियों को दर्शाती थी, ये बिल्कुल गलत है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कैलाश का प्रसिद्ध शिलाकृत मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? जो कैलाश का प्रसिद्ध शिलाकृत मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? अजंता, ए अजंता, बी महाबलीपुरम, सी बादामी या फिर डी अलोरा? तो यहाँ पर रहेगा कैलाश का प्रसिद्ध शिलाकृत मंदिर, वो है हमारा एलोरा में है। कैलाश का प्रसिद्ध शिलाकृत मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो कैलाश का प्रसिद्ध शिलाकृत मंदिर है एलोरा में। क्वेश्चन नंबर 4, एलोरा के मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया? जो ये एलोरा के मंदिरों का निर्माण करवाया था वो किस शासकों ने करवाया था? चालुक्यों ने, राष्ट्रकूट ने या शुंग ने या पल्लव ने? तो क्या रहेगा इसका आंसर फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रहेगा एलोरा के मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये लगभग एग्जाम में रिपीट होता है। तो एलोरा के मंदिर है, इनका निर्माण करवाया था राष्ट्रकूटों ने। किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें, आप शेयर नहीं करते हो, प्लीज़ शेयर किया करें फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और चैनल नया है तो अगर चैनल पर नए हैं आप तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एलोरा में सुविख्यात कैलाश शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया? ये तो आपको पता लग गया कि एलोरा के मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया, लेकिन राष्ट्रकूटों के कौन से शासक ने करवाया था ये पूछा गया है। ए दंती दुर्ग ने, बी कृष्ण प्रथम ने या फिर सी अमोघ वर्ष ने प्रथम ने या फिर डी वत्स राज ने? तो क्या रहेगा इसका आंसर फ्रेंड्स? तो एलोरा के जो मंदिर है उनका निर्माण करवाया था राष्ट्रकूटों ने, और राष्ट्रकूटों ने करवाया था कैलाश शिव मंदिर का निर्माण। कौन से मंदिर का? कैलाश शिव मंदिर का निर्माण
किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया? केवल कैलाश शिव मंदिर का निर्माण, ये ध्यान रखना है, कैलाश शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। किसने करवाया था? कैलाश कृष्ण। तो कृष्ण प्रथम ने कैलाश शिव मंदिर का निर्माण करवाया। राष्ट्रकूट शासक थे ये कृष्ण प्रथम। एलोरा में सुविख्यात था यह मंदिर, कैलाश शिव मंदिर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? जो महाबलीपुरम था, महाबलीपुरम के रथ थे, जो महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? पालों के, या फिर राष्ट्रकूटों के, या फिर चोलों के, या फिर पल्लवों के? क्या रहेगा इसका आंसर फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर रहेगा महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह हुआ था पल्लवों के शासनकाल में रथों का निर्माण हुआ था। महाबलीपुरम के रथों का निर्माण हुआ था पल्लवों के शासनकाल में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 7, किन शासकों के राज्यकाल में अजंता और एलोरा की गुहा चित्रकला विकसित हुई थी? तो किन शासकों के राज्यकाल में अजंता और एलोरा की एक चित्रकला थी? कौन सी थी? गुहा चित्रकला विकसित हुई थी। तो यह हुई थी राष्ट्रकूट, पांडे, या फिर पल्लव, या फिर चालुक्य। तो किन शासकों के राज्यकाल में? तो एलोरा, अजंता की जो भी चित्रकला या कुछ भी जो निर्माण हुआ था वो राष्ट्रकूटों के काल में हुआ था। तो याद रखना है, गुहा चित्रलेखा विकसित हुई थी किसके? राष्ट्रकूट के समय के दौरान, राष्ट्रकूट शासकों के राज्यकाल में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था? जो राष्ट्रकूट साम्राज्य था उसके प्रवर्तक कौन थे? इनमें से दंती दुर्ग जिसको बोलते हैं, या बी अमोघ वर्ष, या फिर सी गोविंद तृतीय, या फिर डी इंद्र तृतीय? तो क्या इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर रहेगा दंती दुर्ग। क्या रहेगा? दंती दुर्ग रहेगा इसका आंसर। दंडी दुर्ग आ जाए वो भी ठीक है, दंती दुर्ग आ जाए वो भी ठीक है। राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था? प्रवर्तक बिल्कुल आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। क्या है ये? राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक दंती दुर्ग था। राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था? दंती दुर्ग था राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक। क्वेश्चन नंबर 9, एलोरा में ठोस शैल को काट कर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कैसी ठोस शैल, यानी जो ठोस शैल थी उनको काट कर, ठोस पत्थरों को काट कर कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया। निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में किया गया था? तो किसके संरक्षण में यह किया गया था कैलाश मंदिर का निर्माण? चोल, पल्लव, या कदंब, या फिर राष्ट्रकूट? तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर रहेगा फ्रेंड्स राष्ट्रकूट के संरक्षण में। ठीक है, एलोरा में ठोस शैल को काटकर बनाए गए कैलाश मंदिर का निर्माण किसके संरक्षण में किया गया? राष्ट्रकूट के संरक्षण में किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले हमने 7 पार्ट इसके कर चुके हैं। प्राचीन भारत का इतिहास हम कर रहे हैं और ये आज का हमारा पार्ट रहेगा, 8 पार्ट रहेगा आज का। तो इससे पहले वाले पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लीजिएगा। इससे पहले वाले पार्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनमें भी। तो यहाँ से प्राचीन कालीन भारत का इतिहास आपका क्लियर हो जाएगा। फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास भी हमने कर रखा है, उसके भी 6 से 7 पार्ट बने हुए हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। ऑप्शनल क्वेश्चन है उसमें भी। और मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक कालीन भारत का इतिहास दोनों किए हुए हैं। तो दोनों का आपको डिस्क्रिप्शन में क्या मिल जाएगा? लिंक मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा कराया था? तो एलोरा में जो कैलाश मंदिर उसका निर्माण राष्ट्रकूटों के
काल में करवाया था, ये रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, पलवलों की राजधानी का नाम था। तो पलवल थे, उनकी राजधानी का नाम क्या था? कोची था, या फिर त्रिचनापल्ली था, या फिर वातापी था, या फिर महाबलीपुरम था। तो क्या रहेगा? पलवलों की राजधानी का नाम क्या था? तो पलवलों की जो राजधानी थी उसका नाम था कोची। क्या था? कांची था। कांची था। पलवलों की राजधानी का नाम क्या था? कांची था पलवलों की राजधानी का नाम। आगे चलते हैं। महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? तो महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? पलवल ने, चोल ने, पांडे ने, चालुक्य ने। तो महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर क्या रहेगा? पलवल। पलवल रहेगा। महाबलीपुरम। महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? तो महाबलीपुरम की स्थापना पलवलों ने की थी। ठीक है, महाबलीपुरम की स्थापना किसने की? पलवल ने की महाबलीपुरम की स्थापना। याद रखना आपको, महाबलीपुरम की स्थापना किसने की? पलवलों ने। और कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया? राष्ट्रकूटों ने। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पलवलों के एकाश्मिक रथ किस मिलने का स्थान है? तो जो है पलवलों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है। तो कौन सा स्थान है? एकाश्मीय रथ कहाँ पर मिला पलवलों का? कोचीपुरम में, या महाबलीपुरम में, या फिर पुरी में, या फिर आगरा में। तो इसका क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर रहेगा महाबलीपुरम। तो इसका आंसर रहेगा महाबलीपुरम। पलवलों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान था महाबलीपुरम। महाबलीपुरम में एकाश्मीय रथ मिला था। किसका था? पलवलों का। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। महाबलीपुरम के 7 पगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? जो महाबलीपुरम है, महाबलीपुरम के 7 पगोड़ा, क्या 7 पगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? तो किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? पलवलों के, चोलों के, पांड्यों के, या चेरों के। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या रहेगा? महाबलीपुरम के 7 पगोड़ों का जो है पलवलों के द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं। पलवलों के द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अभी देखो आपको यहाँ से एक ट्रिक की तरह याद करना है। पलवल, महाबलीपुरम। पलवल जो है पलवलों से संबंधित था, महाबलीपुरम और एकाश्मीय रथ। ठीक है, तो महाबलीपुरम के जो 7 पगोड़ा आ गए वो भी किस में आ गए? पलवलों में। ठीक है, पलवलों में। तो ये हो गया पलवलों से रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो चोल राजा थे, उन्होंने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? जैन धर्म को, शैव धर्म को, बौद्ध धर्म को, वैष्णव धर्म को। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर रहेगा शैव धर्म को। ज्यादातर भगवान शिव के मंदिर बनाए गए थे, तो शैव धर्म। चोल राजाओं ने चोल, चेर, पांडे 3 संस्था थी उस टाइम पे दक्षिण भारत में। ये महान राजा थे चोल, चेर, पांडे, और इनका बहुत ज़्यादा एरिया में जो है शासन चलता था। तो चोल राजा थे ना, उन्होंने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? इन्होंने किया था शैव धर्म को, शैव धर्म को। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पलवल शासक के शासनकाल में हुआ था? जो ये महाबलीपुरम में क्या मिला था? रथ मंदिरों का निर्माण मिला था। तो ये किस पलवल शासक, महाबलीपुरम से पलवल का संबंध आ गया था, मैंने बताया था। तो पलवल शासकों के शासनकाल में हुआ था। तो महेंद्र वर्मन प्रथम, परमेश्वर प्रथम, और नरसिंह वर्मन प्रथम, या नंदी वर्मन प्रथम। तो 16 का क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन जो प्रथम थे, नरसिंह वर्मन प्रथम महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण जो है नरसिंह वर्मन प्रथम पलवल शासक के शासनकाल में हुआ था। नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में जो रथ हैं उनका रथ मंदिरों का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये जो वृद्धेश्वर मंदिर है ये कांची में स्थित है।
या फिर यह श्रीशैलम में स्थित है, या फिर यह हमारा मदुरै में स्थित है, या तंजौर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर रहेगा तंजौर में स्थित है। कहाँ पर है? वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ पर है? यह तंजौर में स्थित है। केवल और केवल अपने 40 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ज़्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं रखे हैं, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। केवल 40 क्वेश्चन आज की क्लास में रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय शासक कौन था? पहला भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना को सर्वोच्चता स्थापित की? तो भारतीय जो है जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की, तो पहले भारतीय शासक कौन रहे हैं? राजा राजराज प्रथम, या राजा धीराज, या फिर राजेंद्र प्रथम, या कुलोतुंगा प्रथम। तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर रहेगा राजराज प्रथम। ठीक है, ये रहेगा ए आंसर। राजराज प्रथम ने जो है प्रथम भारतीय शासक थे। इन्होंने अरब सागर में भारतीय, कौन से सागर में? अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की राजराज प्रथम ने। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? पुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी थी? जो ये नगर था पुहार नगर, इसकी नींव किस चोल शासक ने रखी थी? किस चोल पुहार नगर की जो है नींव रखी थी किसने? चोल शासक ने रखी थी। और किस चोल शासक ने रखी थी? राजेंद्र चोल ने, या फिर सिन गुटवन ने, या फिर एलारा ने, या फिर करिकाल ने। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स करिकाल ने। किसने? करिकाल ने। ये पूरा पुहार नगर की नींव रखी करिकाल ने, जो कि चोल शासक थे। ठीक है, चोल शासक थे ये करिकाल, इन्होंने पुहार नगर की नींव रखी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन क्या है? राजकुमार एलाना ने दूसरी शताब्दी ईस्वी में श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। कौन सी? दूसरी शताब्दी ईस्वी में श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी राजकुमार एलाना ने। तो यह द्रविड़ शासकों के किस वंश से संबंधित था? तो यह कौन से वंश से संबंधित था? राजकुमार एलाना कौन से वंश से संबंधित था? चेर, पांडे, चोल, पलवल। तो चोल, चेर, पांडे और पलवल, इनमें से ये थे चोल राज्य। किससे? चोल जो शासक थे ये क्या थे? चोल। राजकुमार एलाना एक चोल शासक रहे हैं, चोल वंश के शासक रहे हैं, जिन्होंने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। राजकुमार एलाना श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाले चोल शासक रहे हैं, चोल वंश से संबंध रखने वाले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं फ्रेंड्स। केवल और केवल 40 क्वेश्चन है। प्लीज़ बीच में वीडियो को ना छोड़ें, प्लीज़ अंत तक वीडियो को देखें। बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि पेपर में आने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से किसने तंजौर में वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? किसने तंजौर में, कहाँ पर? तंजौर में कौन से मंदिर का? वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण कराया? आदित्य चोल ने, राजेंद्र चोल ने, राजराज चोल ने, या करिकाल चोल ने। तो क्या रहेगा आंसर? 21 का आंसर रहेगा राजराज चोल थे। जो राजराज चोल, इन्होंने क्या किया था? तंजौर में वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। तंजौर में राजराज तंजौर में वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नोक्त राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? तो किसने श्रीलंका को और दक्षिण पूर्वी एशिया को जीता था? इनमें से पांडे ने, चोल ने, चालुक्य ने, राष्ट्रकूटों ने। तो क्या रहेगा 22 का आंसर? यहाँ पर आंसर रहेगा फ्रेंड्स चोल रहेगा आंसर। चोल राजवंशों ने श्रीलंका एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया को जीता। चोल राजवंशों ने श्रीलंका और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों को जीता था चोल शासकों ने। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं फटाफट से।
प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स। पूजा डागर जी की क्लास में सभी का स्वागत है, तो जुड़ जाइए फ्रेंड्स। 8 से ऊपर टाइम हो गया है, आधे क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। जिसके क्वेश्चंस रह जाते हैं वो बाद में देख लीजिए करें, क्योंकि बाद में भी ये क्लास चलती है, तो आप बाद में देख लीजिए करें इस क्लास को। 23 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका सिंहल को पहले जीता था? तो इनमें से किस चोल राजा ने लंका सिंहल को पहले जीता था? आदित्य प्रथम ने, राजेंद्र ने, या राज प्रथम ने, या विजय ने? तो क्या रहेगा इसका आंसर? निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका सिंहल को पहले जीता था? लंका सिंहल को इनमें से पहले किसने जीता था? तो 23 का आंसर रहेगा राज प्रथम। क्या रहेगा? राज प्रथम रहेगा। याद रखना है आपको। तंजौर बृहदेश्वर मंदिर का भी निर्माण राज प्रथम ने करवाया, और चोल राजा थे ये। चोल राजा ने लंका सिंहल को जीता था, तो राज प्रथम ने चोल राजा थे जो कि सिंहल को जीता था। इन्होंने सिंहल लंका का ही नाम है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? इनमें से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? वाची था, या मदुरै था, या फिर तंजौर था, या फिर त्रिचिरापल्ली था? तो क्या रहेगा इसका आंसर फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या रहेगा? जो ये चोल राजा थे इनकी राजधानी का नाम था तंजौर। क्या था इनकी राजधानी का नाम? चोल राजाओं की राजधानी का नाम था, चोल राजाओं की राजधानी का नाम था तंजौर। तंजौर में ही वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? राज चोल ने करवाया था। याद रखना है, तंजौर में ही वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, राज ने करवाया था। और जो चोल राजाओं की राजधानी है वो तंजौर थी। क्वेश्चन नंबर 25, गंगा को उत्तर से दक्षिण में ले जाने वाला चोल राजा कौन था? तो गंगा थी जो उसको उत्तर से दक्षिण में ले जाने वाला जो चोल राजा था वो कौन था? वो था राज चोल, या फिर बी प्रातंक, या फिर सी महेंद्र, या फिर डी राजेंद्र चोल? तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर रहेगा राजेंद्र चोल थे ऐसे जिन्होंने गंगा को दक्षिण में ले जाने वाले चोल राजा रहे हैं। कौन रहे हैं? राजेंद्र चोल रहे हैं। गंगा को दक्षिण में ले जाने वाले राजेंद्र चोल रहे हैं, गंगा को उत्तर से दक्षिण में ले जाने वाले राजा। आगे चलते हैं 26 क्वेश्चन पर फ्रेंड्स। 26 क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 26, अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवताओं को समर्पित था? जो ज्यादा चोल मंदिर थे ना, सबसे ज्यादा चोल चेर पांडे के बारे में ज्यादा आज क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवताओं को समर्पित थे? तो विष्णु को थे, ब्रह्मा को थे, शिव को थे, दुर्गा को थे। तो क्या इसका आंसर रहेगा? शिव मंदिर ज्यादा देखे हैं हमने, तो शिव आएगा इसका आंसर। चोल मंदिर जो है शिव देवता को समर्पित थे। ज्यादातर जो चोल मंदिर थे वो शिव जी भगवान को दर्शाते हैं। तो ये रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, अल बेरूनी भारत में किसके साथ आया था? जो अल बेरूनी था वह भारत में किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनवी के साथ, बाबर के साथ, या फिर सिकंदर के साथ, या फिर तैमूर के साथ? 27 का क्या आंसर रहेगा? मोहम्मद गजनी। क्या रहेगा? मोहम्मद गजनी के साथ अल बेरूनी भारत में आए थे। मोहम्मद गजनी के साथ अल बेरूनी भारत में आए थे। अल बेरूनी भारत में किसके साथ आए थे? मोहम्मद गजनी के साथ अल बेरूनी भारत में आए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। 28 क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? 28 क्वेश्चन है, चोल राजाओं का शासन था। चोल राजाओं का जो शासन था वो था तमिलनाडु पर था, केरल पर था, या फिर आंध्र पर था, या फिर बंगला पर था? तो क्या रहेगा इसका आंसर? जो चोल राजा थे उसका शासन कहाँ पर था? तो इसका आंसर रहेगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में चोल राजाओं का जो शासन था वो था तमिलनाडु पर। किस पर था? तमिलनाडु पर चोल राजाओं का शासन था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। याद रखना है चोल राजाओं का शासन किस पर था? तमिलनाडु पर था। पृथ्वीराज रासो को निम्नलिखित में से किसने लिखा था?
तो पृथ्वीराज रासो को इनमें से किसने लिखा था? पृथ्वीराज रासो एक जो है एक ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? किसने लिखा था? भवभूति ने, चंद्रबरदाई ने, या फिर जयदेव ने, या फिर बाणभट्ट ने? तो क्या इसका आंसर रहेगा? पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? 29 का आंसर रहेगा चंद्रबरदाई ने। पृथ्वीराज रासो जो लिखा था वो लिखा था चंद्रबरदाई ने पृथ्वी और चांद, चंद्र ऐसे याद रखना, पृथ्वी जो धरती है और चंद्र चांद, तो पृथ्वी और चांद का मेल होता है। तो पृथ्वीराज रासो जो है यह चंद्रबरदाई ने इसको लिखा था। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं फ्रेंड्स। केवल 11 क्वेश्चन हमारे बचे हैं, प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में। और पहला युद्ध कब हुआ था? 1191 में। तो दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। किसने किसको पराजित किया? तो तराइन युद्ध का जो दूसरा युद्ध हुआ था उसमें किसने पराजित किया था? पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, या फिर मोहम्मद गजनवी ने पृथ्वीराज को हराया था, या फिर पृथ्वीराज ने मोहम्मद गजनवी को हराया था, या फिर मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया था? तो तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था उसमें किसने हराया था? तो 30 का क्या आंसर रहेगा फ्रेंड्स? 30 का आंसर रहेगा जो तराइन का युद्ध हुआ था, उस तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया था। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में लड़ाई हुई थी, तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया था, और पहले युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया था। तो ये रहेगा इसका आंसर, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया था दूसरे युद्ध में। तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया था 1192 में। 31 क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स जल्दी से। हम बस 10 क्वेश्चन हमारे बचे हैं, फटाफट से कंप्लीट करते हैं 5 मिनट में। तो किस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? तो कौन सी ऐसी लड़ाई थी जिसने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था? दिल्ली क्षेत्र तराइन की पहली लड़ाई ने, तराइन की दूसरी लड़ाई ने, खानवा की लड़ाई ने, या फिर पानीपत की लड़ाई ने? तो किस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था? तो इसका आंसर रहेगा, अभी हमने देखा है मोहम्मद गोरी की जब जीत हुई थी, कब हुई थी? 31 का क्या आंसर रहेगा फ्रेंड्स? तराइन की दूसरी लड़ाई में है, उन्होंने पृथ्वीराज को हरा दिया था। तो पहली लड़ाई में पृथ्वीराज ने इसको मोहम्मद गोरी को हरा दिया था, और दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया। और तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद दिल्ली क्षेत्र इनके लिए खुल गया था। मोहम्मद गोरी थे, इनके लिए जो दिल्ली का क्षेत्र है पूरी तरह से खुल गया था। तो इस लड़ाई में, तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? तो जो है राजपूत राजा थे, ऐसे कौन से राजपूत राजा थे जिन्होंने मोहम्मद गोरी को पहली बार हरा दिया था? पहली बार किस राजा ने हराया था? पृथ्वीराज तृतीय ने, जयचंद ने, बघेल भीम ने, या कुमार पाल ने? तो क्या रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर रहेगा बी, बघेल भीम ने पहली बार, बघेल भीम थे जो वो थे राजपूत राजा थे बघेल भीम, इन्होंने पहली बार मोहम्मद गोरी को हराया था। बघेल भीम ने पहली बार मोहम्मद गोरी को हराया था। निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो सोमनाथ मंदिर को कौन लूट कर ले गया था? इसका सोमनाथ का नाम आते ही हमें किस चीज का याद आता है? यहाँ पर गजनवी का नाम याद आता है। तो ए मोहम्मद गजनवी, बी इल्तुतमिश, सी मोहम्मद गोरी, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जो सोमनाथ मंदिर है मोहम्मद गजनवी ने लूटा था। किसने लूटा था? मोहम्मद गजनवी ने लूटा था। तो ये आंसर रहेगा इसका। तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद गजनवी ने किया था। ठीक है, निम्नलिखित व्यक्ति और घटना का सही मेल बताइए। तो ये कुछ व्यक्ति दिए हुए हैं और ये घटनाएं दी हुई हैं, इनमें से कौन सी घटना सही है? तो देखना है हमें। सुल्तान
सुल्तान मोहम्मद जो है मोहम्मद गजनवी सोमनाथ को लूट पाट कर ले गया। तो ये हो गया हमारा बिल्कुल सही फर्स्ट वाला। मोहम्मद गोरी सिंध विजय, नहीं, मोहम्मद गोरी सिंध विजय नहीं रहेगा। अलाउद्दीन खिलजी बंगाल से विद्रोह, अलाउद्दीन खिलजी ने बंगाल से विद्रोह नहीं किया था। मोहम्मद बिन चंगेज खां की लड़ाई तुगलक, ये नहीं रहेगा। तो इसका क्या आंसर रहेगा? 1 और 3, केवल 1 या फिर केवल 2 या फिर 2 और 4। तो इसका आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स? इनमें से सबसे सही है ये पहले वाला 1, तो केवल 1 रहेगा। सुल्तान मोहम्मद जो थे सोमनाथ को लूट पाट कर ले गए, सुल्तान मोहम्मद गजनवी थे और सोमनाथ मंदिर को लूट पाट कर ले गए। तो 34 अपने क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, लाइक करना आप भूल जाते हैं तो लाइक किया करो फ्रेंड्स, शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स। जब आप लाइक करते हो, वीडियो को शेयर करते हो तो उससे मोटिवेशन मिलता है। और ये नया चैनल है, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए फ्रेंड्स। और आपको यहाँ से बिल्कुल निराशा नहीं हासिल होगी, इतना अच्छा चैनल मैंने बनाया है। हर एक सब्जेक्ट हम यहाँ पर करते हैं, जीके का कोई भी सब्जेक्ट हम छोड़ते नहीं हैं। अभी हम हिस्ट्री जीके कर रहे हैं, प्राचीन भारत का इतिहास हम कर रहे हैं, 8 पार्ट चला हुआ है। बिल्कुल सीक्वेंस से अच्छे से हम हर चीज़ कवर करते हैं फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ते। और अलग से प्लेलिस्ट रहती है ताकि आपको इजीली मिल जाए जो भी आप टॉपिक चाहते हो, जिस भी टॉपिक से आप पढ़ना चाहते हो तो आपको इजीली प्लेलिस्ट से मिल जाता है। तो अलग अलग प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है आपके लिए। तो यहाँ पर हम करते हैं 8 वाली क्लास में जीके, और अभी हम हिस्ट्री जीके कर रहे हैं। और दिन वाली क्लास एक और होती है 3 बजे, 3 से 3:30 बजे, उस पर हम करते हैं साइंस जीके डेली। और हम वो भी वहाँ पर टॉपिक वाइज कर रहे हैं। हमारा 12th टॉपिक चला हुआ है साइंस जीके में। तो आपने और केवल 20 क्वेश्चन हमारे उस क्लास पर रहते हैं और सारे एमसीक्यू रहते हैं। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है चैनल को तो ज्वाइन कर लीजिए और बेल आइकन का पर प्रेस कर लीजिए फ्रेंड्स, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से क्लास का मिल जाए और आपकी क्लास मिस ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, 35 क्वेश्चन देख लेते हैं। चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? तो चोल वंश जो होता है, चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? जूनागढ़ में, अहोल में, या उत्तरा मेरूर में, या फिर डी नासिक में? तो क्या रहेगा? 35 का आंसर रहेगा उत्तरा मेरूर रहेगा। इसका आंसर सी, उत्तरा मेरूर। चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में जो है कौन से शिलालेख? उत्तरा मेरू शिलालेख में उल्लेख मिलता है। उत्तरा मेरू शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर किसने बनवाया? महाबलीपुरम था जो, उसमें समुद्र तट पर मंदिर बनवाया था, वो किसने बनवाया था? महेंद्र वर्मन प्रथम ने, या फिर बी नंदी वर्मन द्वितीय ने, या फिर नरसिंह वर्मन प्रथम ने, या फिर दंडी वर्मन ने? तो क्या रहेगा? महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर बनवाया था, किसने बनवाया था? ये बनवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। तो इसका आंसर रहेगा सी, महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर बनवाने वाले नरसिंह वर्मन प्रथम रहे हैं, नरसिंह वर्मन प्रथम रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 37 क्वेश्चन, केवल हमारे 4 क्वेश्चन बचे हैं। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगी, 2 से 3 मिनट में इसको कंप्लीट करते हैं। 37 क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले सेना के सेनापति का नाम था? तो जो सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले थे, विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम क्या था? सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम क्या था? अल हजाज, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, या फिर अलाउद्दीन खिलजी, या फिर मोहम्मद बिन कासिम? तो क्या रहेगा इसका आंसर? 37 का आंसर रहेगा मोहम्मद बिन
कासिम रहे हैं मोहम्मद बिन कासिम कौन थे? ये अरब सेना के सेनापति थे। मोहम्मद बिन कासिम अरब सेना के सेनापति थे। इन्होंने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। तो सिंध पर विजय प्राप्त किसने की थी? ये क्वेश्चन भी बन सकता है। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले थे मोहम्मद बिन कासिम, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले थे। तो याद करने का इजी तरीका है सिंध का काशी, काशी सिंध, सिंध की जगह सिम, तो यहाँ पर सिंध की जगह सिम आ गया तो कासिम आ गया। यहाँ पर सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले मोहम्मद बिन कासिम थे, जो कि अरब सेना के सेनापति थे। कौन सी सेना के सेनापति थे? अरब सेना के सेनापति थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन क्या है? किस पल्लव शासन काल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हुआ? तो किस पल्लव शासन काल में, ऐसा कौन सा पल्लव शासन काल था जिसमें जो है पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष, पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष हुआ था? तो किस पल्लव शासन काल में हुआ था? महेंद्र वर्मन प्रथम के में, या नरसिम्हा वर्मन प्रथम के में, या फिर सी सिम्हा विष्णु के, या फिर डी महेंद्र वर्मन द्वितीय के? तो क्या रहेगा? 38 का आंसर रहेगा हमारा महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम रहेगा इसका आंसर। क्या रहेगा? महेंद्र वर्मन जो प्रथम थे इनके पल्लव शासन काल में, तो महेंद्र वर्मन प्रथम के पल्लव शासन काल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष रहा था। महेंद्र वर्मन के शासन काल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष रहा था पल्लव शासन काल में। क्वेश्चन नंबर 39 पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? जो पुलकेशिन द्वितीय था तो किसका महानतम शासक था? पुलकेशिन द्वितीय तमिलनाडु के चोल, या बादामी के चालुक्य, या फिर कल्याणी के चालुक्य, या फिर कांची के पल्लव? तो क्या रहेगा इसका आंसर? जो ये थे पुलकेशिन द्वितीय, तो किसके महानतम शासक थे? तो किसके महानतम शासक थे? ये थे बादामी के चालुक्य। ठीक है, ये थे कौन थे? बादामी के चालुक्य रहेगा इसका आंसर पुलकेशिन द्वितीय। आगे चलते हैं 40 क्वेश्चन, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन फटाफट से कर लेते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना और शेयर करना ना भूले प्लीज, और कमेंट करें क्वेश्चंस कैसे लगे आपको। क्वेश्चन नंबर 40 चालुक्य जो है और होयसल और राष्ट्रकूट और काकतीय, तो ये किसके साथ मिलान करना है? इनके साथ मिलान करना है। मालखेड़, वातापी, वारंगल और द्वार समुद्र, तो किस किस का संबंध किस किस से है? फटाफट से हमें मिलान करना है। तो चालुक्य का संबंध है वातापी से, चालुक्य का संबंध है किससे? वातापी से। और जो है होयसल का संबंध है द्वार समुद्र से। क्या रहेगा? होयसल का संबंध किससे रहेगा? इसका संबंध रहेगा द्वार समुद्र से। और राष्ट्रकूटों का संबंध किससे रहेगा? इसका रहेगा ए मालखेड़ से। और जो है काकतीय का संबंध रहेगा वारंगल। ये काकतीय से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आ जाते हैं फ्रेंड्स। काकतीय से संबंध है वारंगल, वारंगल याद रखना है आपको। तो इनमें से ऑप्शन क्या रहेगा? ए का है, ए का हमारा सेकंड है, और हमारा बी का है फोर्थ, और राष्ट्रकूटों का है फर्स्ट, और काकतीय का है थर्ड। तो ये ए आंसर रहेगा इसका। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए अपने 40 क्वेश्चन। और 40 क्वेश्चन एक बार फटाफट से फिर से देख लेते हैं। चालुक्य का संबंध है वातापी, वातापी से चालुक्य का संबंध है। और हायसेल का संबंध है द्वार समुद्र, हायसेल का संबंध है द्वार समुद्र। और राष्ट्रकूट का संबंध है मालखेड़, और काकतीय का संबंध है वारंगल। ये हो गए फ्रेंड्स अपने 40 क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच आप सभी का। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड्स। लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट्स करें। और फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आप नए हैं चैनल पर, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन
को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल 3 बजे। 3 बजे अपनी एक और क्लास होती है, मैं डेली आपको बताती हूँ, तो आप याद रखा करें प्लीज़, टाइम से आ जाया करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइल।